बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस पैथोलॉजी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, सबसे पहले इसका नाम, जिसको हम एटोमोलॉजी कहते हैं। अल्सर ग्रीक जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब इंग्लिश में वाउंड, जख्म, लेजन, ये तमाम इसके मानी होते हैं। यानी वाउंड, लेजन्स, जख्म। पेप्टिक बेसिकली हमारे स्टमक की एक सेक्रीशंस है। हमारे स्टमक के जो चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स, उनकी सेक्रीशंस है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन। इसी तरीके से हमारे स्टमक में पेरेटियल सेल्स पाए जाते हैं। पेरेटियल सेल्स जिनकी सेक्रीशन होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड चीफ सेल से सेक्रीट होने वाली सेक्रीशन पेप्सिनोजिन के साथ जब HCl रिएक्ट करता है, मिलता है, तो ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन। पहले चीफ सेल्स ने पेप्सिनोजिन को सेक्रेट किया, पेरेटियल सेल्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट किया। HCl इस प्रो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, विच इज कॉल्ड पेप्सिन। और फिर ये पेप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को स्टमक में। प्रोटीन्स पर ये डाइजेशन का काम करती है पेप्सिन। ये इससे ये लफ्ज बना है पेप्टिक। पेप्टिक अल्सर यानी वो जख्म, वो वाउंड, वो लेजन्स जो स्टमक में पेप्सिन की वजह से लगता है, पेप्सिन की वजह से आता है। अब पेप्सिन तो फिजियोलॉजिकल सेक्रीशन है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए थोड़ी सी हमें स्टमक की लेयर्स को समझना होगा। जो हमारा स्टमक है ये बेसिकली 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। स्टमक 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। इसकी सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं कि ये फर्ज करें पहली लेयर है, ये इसकी दूसरी लेयर है, ये इसकी तीसरी लेयर है, और ये इसकी चौथी लेयर है। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको कहते हैं इनर मोस्ट लेयर या इनर मोस्ट लाइनिंग। सबसे जो स्टमक की अंदर की लेयर है, तय है, लाइनिंग है, इसको कहते हैं इंटरमोस्ट लाइनिंग या इंटरमोस्ट लेयर। अब इन चारों के नाम्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे पहली लेयर, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा। लफ्ज गैस्टर मेडिकल की जुबान में, ग्रीक जुबान में स्टमक के लिए यूज होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा। दूसरी लेयर का नाम है गैस्ट्रिक सब म्यूकोसा। तीसरी है गैस्ट्रिक मस्कुलरस। मस्कुलरस ये मसल्स पर मुश्तमिल होती है जिसकी वजह से स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। चौथी गैस्ट्रिक सीरोसा। यूं ये 4 लेयर्स होती हैं स्टमक में। गैस्ट्रिक म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस और सीरोसा, 4 लेयर्स होती हैं।
अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इसको कुदरत ने रेजिस्टेंट बनाया है HCl और पेप्सिन से। आम हालात में एसिड या पेप्सिन इस इनर मोस्ट लेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते फिजियोलॉजिकली, लेकिन कुछ ऐसे मखसूस हालात पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसी एटियोलॉजी आ जाती है, डिजीज कंडीशंस आ जाती हैं कि फिर पेप्सिन इस लेयर को डैमेज करना शुरू कर देती है, और डैमेज करते करते एक जख्म बन जाता है, एक होल बन जाता है, ओपन वाउंड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्सर। और वो अल्सर पेप्सिन के इरोजन की वजह से आता है, पेप्सिन के कटाव की वजह से आता है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर में बी सिंपली डिफाइंड एज अ इरोजन ऑफ या रिमूवल ऑफ, रिमूवल आम सा लफ्ज है, बेसिकली यहाँ लफ्ज इरोजन है। इरोजन बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज होता है जब बारिश होती है और जमीन की ऊपर वाली लेयर को बहा के ले जाती है, जिसको हम कटाव कहते हैं। तो बारिश के पानी ने कटाव किया है, ऊपर वाली सॉइल को बहा के ले जाता है पानी, उसको कहते हैं इरोजन। ERROSION, इरोजन। तो यहाँ पर बेहतरीन लफ्ज हर बुक ने तकरीबन इरोजन लिखा है। इट इज द इरोजन ऑफ, यानी पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन, इट इज द इरोजन ऑफ इंटरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक विच इज कॉल्ड म्यूकोसा बाय पेप्सिन, दिस इज कॉल्ड अल्सर। और फिर वहां से क्या बन जाता है, एक ओपन वाउंड, एक जख्म बन जाता है। अब होता यह है कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा मिर्च मसाला स्पाइसेस फूड खाने से, ज़्यादा मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन बिलखसूस जो उनकी नॉन स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनको NSAIDs कहा जाता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जितने भी हमारे पेन किलर हैं, ब्रूफिन हो गई, नेप्रोक्सिन हो गई, जो आमतौर पर लोग खुद सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। अल्कोहल, शराब नोशी इस अल्सर के लिए राह हमवार करती है। मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ी इन्फेक्शन है H. पायलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी की इन्फेक्शन। रिसर्च में ये भी है कि ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी यहाँ पर हाइपर एसिडिटी हो रही होती है। हाइपर एसिडिटी यानी तेजाबियत का बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। एनी हाउ, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर पहले गैस्ट्राइटिस आता है, इन्फ्लेमेशन होती है, जो स्टमक की अपर मोस्ट लाइनिंग है, यहाँ पहले इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर उड़ना शुरू हो जाती है। मसलन ये लेयर छोटी सी, ये उड़ गई। अब इस एरिया में पेप्सिन के लिए राह हमवार हो जाएगी। एक तो जब सब म्यूकोसा को पेप्सिन टच करेगा तो बहुत ज्यादा जलन होगी, बहुत ज्यादा पेन होगी, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टेबिलिटी होगी, क्योंकि म्यूकोसा तो पेप्सिन को बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब सब म्यूकोसा पेप्सिन को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सब म्यूकोसा भी उड़ेगा, फिर मस्कुलरस तक बात पहुंचेगी। तो जूं जूं लेयर्स उड़ती चली जाती हैं, ये आप देख रहे होंगे, जख्म की डेप्थ बढ़ती चली जाती है। पहली लेयर उड़ गई, छोटा सा एक अल्सर बन जाएगा। दूसरी लेयर उड़ गई, उस अल्सर की डेप्थ बढ़ जाएगी। तीसरी लेयर उड़ गई, और ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा अल्सर। चौथी लेयर उड़ गई। ये सारी जू जू, तो इसको हम कहते हैं कि डीप अल्सर बन रहा है, डेप्थ अल्सर की बढ़ गई है। और जब म्यूकोसा उड़ता है तो नीचे वाली लेयर्स तो वैसे भी सेंसिटिव होती हैं पेप्सिन से या HCl से, तो वो जल्दी जल्दी उनकी रिमूवल शुरू हो जाती है, इरोजन शुरू हो जाती है। और इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर अब एक जख्म बन गया है, एक अल्सर बन गया है। और फिर
यहीं पर क्योंकि ब्लड सप्लाई भी होती है पहली लेयर के बाद, फिर यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी होती है, तो फिर वो ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं और उन ब्लड वेसल से ब्लड लीक आउट करके स्टमक में आ जाता है। और बाज़ औक़ात इसी ब्लड की पेशेंट को वोमिटिंग होती है, इसको हीमाटेमेसिस कहते हैं, हीमाटेमेसिस, ब्लड वोमिटिंग थ्रू जीआईटी, थ्रू ओरल कैविटी। तो इसको ये ब्लड बेसिकली यहाँ से आ रहा है, क्योंकि पहली लेयर उड़ गई, दूसरी उड़ गई, फिर नीचे से ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो गई, उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इसके साइन एंड सिम्टम, हाँ, इसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, लेकिन इनाटोमिकल लोकेशन के हिसाब से इसकी तीन टाइप्स कह लें, तीन काइंड्स होती हैं इनाटोमिकल लोकेशंस के हिसाब से। ये तो पेप्सिन की वजह से इसका नाम पेप्टिक अल्सर है। इसके फेवरेबल प्लेस ये हैं कि ये या तो एसोफेगस के लोअर एंड्स पर बनता है, मसलन यहाँ पर भी अक्सर अल्सर बन जाता है एसोफेगस के लोअर एंड्स पर, या ये स्टमक में बन जाएगा, या तीसरा इसका चांस जो है वो फिर ड्यूडेनम में हो सकता है, ड्यूडेनम में। तो अगर तो ये एसोफेगस में अल्सर हो तो इसको एसोफेगस अल्सर कहते हैं, स्टमक में हो तो गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाएगा, ड्यूडेनम में हो तो ड्यूडेनल अल्सर कहा जाएगा, ड्यूडेनल अल्सर। लेकिन अल्सर से पहले यहाँ पर हमें एसोफेजाइटिस मिलेगा, यहाँ पे गैस्ट्राइटिस मिलेगा, यहाँ पे ड्यूडिनाइटिस मिलेगा, ड्यूडेनियम की इन्फ्लामेशन, स्टमक की इन्फ्लामेशन और इसोफेगस की इन्फ्लामेशन। अब ये तीनों लफ्ज भी क्लियर हो गए कि ये एसोफेगस अल्सर कब कहलाएगा, जब इसोफेगस के लोअर एंड पर जख्म बनेगा। गैस्ट्रिक अल्सर कब कहलाएगा, जब स्टमक में जख्म बनेगा। ड्यूडेनल अल्सर कब कहलाएगा, जब ड्यूडेनम में अल्सर बनेगा। इसकी साइन एंड सिम्टम्स थोड़ा सी फर्क होता है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स को खाना खाने के फौरन बाद पेन होती है, ड्यूडेनल अल्सर वाले पेशेंट्स को खाना खाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, 2 से 3 घंटे बाद उसको पेन होती है, क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद ये खुराक ड्यूडेनम में पहुंचती है। बहरहाल क्लिनिकल डायग्नोस करने के लिए, लेकिन इसकी जो कंफर्म डायग्नोसिस होती है, कंफर्म डायग्नोसिस, वो आप इसका एंडोस्कोपी करा सकते हैं। सबसे पहले आप इसका जो है वो एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी इसकी बेहतरीन डायग्नोसिस है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के जरिए, एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिसमें एक वायर और एक कैमरा नेजो फेरिंक्स के जरिए जीआईटी में पास किया जाता है एसोफेगस, एसोफेगस स्टमक और ड्यूडेनम तक। फिर वो वहां से पिक्चर लेता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट साथ साथ उसको देख रहा होता है, फिर वो रिपोर्ट लिखता है कि ड्यूडेनम पे इन्फ्लामेशन है, स्टमक में इन्फ्लामेशन है, इसोफेगस में इन्फ्लामेशन है, या वहां पर कोई अल्सर बने हुए हैं। तो इसकी मेन जो डायग्नोसिस है वो एंडोस्कोपी के जरिए होती है। और फिर बाज़ औक़ात तो कुछ ज़्यादा मसला हो तो वहां पर इस एंडोस्कोपी के जरिए स्पेसिमेन भी लिया जा सकता है, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी। ये तो इसकी मुख्तसर पैथोफिजियोलॉजी, इसके साइन एंड सिम्टम्स। और इसकी, हाँ, इसके साइन एंड सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्सर की वजह से इंसान एंजाइटी का शिकार रहता है, एंजाइटी, एंजाइटी का शिकार रहता है, उसके माइंड पर प्रेशर होता है, वो डिप्रेशन का भी शिकार रहता है, क्योंकि वो जो भी चीज़ खाता है उसको हाजम नहीं होती, या उसको एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। तो वो इस कैफियत से जब हर वक्त दो चार रहता है तो वो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है। ये लाजिम मलजूम है। बाज़ पेशेंट पहले डिप्रेशन और एंजाइटी में होते हैं तो उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स डिसबैलेंस हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। या कुछ पेशेंट्स में पहले अल्सर बनता है तो फिर वो अल्सर की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। अब होम्योपैथिक, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में तो इसकी अपनी मेडिसिन हैं। अब एच पेलोरी है तो साथ वो एंटीबायोटिक्स भी देंगे, साथ वो इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करेंगे। इस अल्सर्स को हील अप करने के लिए एक प्रोटॉन इनहिबिटर पंप
आपने नाम सुना होगा, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, नेक्सियम टेबलेट आती हैं, राइजिक आती है, ये सारी उसी साल्ट की है। होम्योपैथिक में क्योंकि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और इंडिविजुअलाइजेशन को मद्देनजर रखकर हर पेशेंट्स की हमारी एक डिफरेंट रेमेडी बन सकती है। ताहम इसमें जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं उसमें आपकी नक्सवोमिका है, अगर पेशेंट्स की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, जिससे आप कह सकते हैं आरामदेह लाइफ, या वो बहुत ज़्यादा गोश्त ईटर है, कार्बोवेज है, अगर एपिगैस्ट्रिक बर्डन है और मुसलसल उसको इरेक्टेशन होती है। एक अच्छी मेडिसिन नेट्रम फास, नेट्रम फास, स्पेशली अगर एच पेलोरी की इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर है तो नेट्रम फास इज द बेस्ट मेडिसिन। नेट्रम फास, कार्बोवेज, नक्स वोमिका, आर्सेनिक एल्बम, अगर बर्निंग की कैफियत है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को जो है ना वो बर्निंग हो रही है, स्टमक में जलन हो रही है, तो रूबीनिया के साथ साथ आर्सेनिक एल्बम भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा एंटम क्रूड, एंटम क्रूड अगर साथ एसिड रिफ्लक्स है, यानी स्टमक से बैक रिफ्लक्स, खुराक दोबारा एसोफेगस में आती है और वाइट कोटेड टंग है, तो फिर हम एंटम क्रूड पे चले जाएंगे। यूं एक स्पेसिफिक पेकुलर सिम्टम्स और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को मद्देनजर रखकर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में यही है कि खुदा न खास्ता अगर ये कंट्रोल ना हो तो बढ़ता चला जाता है, आपकी जीएटी मुतासर होती है, बाज़ औक़ात फिर ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी तब्दील हो सकता है, गैस्ट्रिक का कैंसर, कैंसर ऑफ द स्टमक, इसकी कॉम्प्लिकेशन में कैंसर ऑफ द स्टमक भी हो सकता है। और उसके अलावा चूँकि मेन न्यूट्रिएंट्स का पूल है स्टमक, तो पेशेंट्स एनीमिया में जा सकता है, सीवियर एनीमिया का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। पेप्टिक अल्सर, इट इज द इरोजन ऑफ इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्यों होती है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। और इसको पेप्टिक अल्सर क्यों कहते हैं? पेप्सिन की वजह से। पेप्सिनोजीन एक सेक्रीशन है जो हमारे चीफ सेल्स कर रहे होते हैं, HCl उनको प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। पेप्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल ऑफ स्टमक, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोटीनियस ग़िज़ा है, प्रोटीन वाली ग़िज़ा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन करने के लिए पेप्सिन ज़रूरी है। तो पेप्सिन हर वक्त स्टमक में होता है, लेकिन चूँकि म्यूकोसा तो इसको रेजिस्ट कर रही होती है, लेकिन जब म्यूकोसा खुद बीमार हो जाती है, खुद इन्फ्लेम्ड हो जाती है, गैस्ट्राइटिस, तो फिर वो पेप्सिन को रेजिस्ट नहीं कर पाती और पेप्सिन उसको रिमूव करना शुरू कर देता है, इरोजन करना शुरू कर देता है, जिससे एक जख्म बन जाता है जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। थैंक यू।